ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और आज हम लोग देखेंगे जो बायोमॉलिक्यूल का जो यूनिट 5 थी, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, उसके बारे में। काफ़ी दिनों से ये टॉपिक छूटा हुआ था, तो इसमें हम लोग हो सकता है 2 या 3 लेक्चर में ये चीज़ें कंप्लीट हों, बट आज इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इसमें जो है हम लोगों को जो स्टडी करना है वो क्या क्या है। ये आपका न्यूक्लिक एसिड, और इसमें आपका हो जाएगा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स, और उसके बाद न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए के बारे में थोड़ा सा देखना है, बट इसका जेनेटिक जो इन्फॉर्मेशन जो डीएनए जो कंटेन कर रहा है वो कैसे हम लोग जस्टिफाई किए, कैसे प्रूव किए, वो देखना है। तो उसमें जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट देखना है हम लोगों को, हर्शी-चेस एक्सपेरिमेंट देखना है, और उसके बाद न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर और फंक्शन भी देखना है। और इसके अलावा हम लोगों को ये देखना है डीजेनरेशन ऑफ डीएनए है, और माइटोकॉन्ड्रियल क्लोरोप्लास्ट, इसके डीएनए के बारे में भी थोड़ा सा हम लोगों को देखना है। और उसके बाद हम लोग आ जाएंगे आरएनए पे, जिसका 3D स्ट्रक्चर देखना है, टीआरएनए का 3D स्ट्रक्चर भी देखना है, हेलिक्स ट्रांजिशंस देखना है, लिंकिंग नंबर, ट्विस्ट एंड ब्रेथ देखना है, और ये जो डीएनए टाइप्स होते हैं AB Z, उसको भी देखना है। और लास्ट में जैसा सबका होता है कि आपका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जो एस्टिमेशन होता है वो चीज़ हम लोग को देखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव तो थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, और इसको जेनेटिक मटेरियल कैसे प्रूव किया गया ये भी हम लोग देखेंगे। बट सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे कि न्यूक्लियोटाइड का जो बेसिक मोनोमर यूनिट होता है, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड का जो बेसिक जो मोनोमर यूनिट होता है न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, और फिर डीएनए का स्ट्रक्चर देखेंगे एज सच, जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके, तो ये बोल रहे हैं कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है बेसिकली 2 होता है, एक आपका हो गया डीएनए और दूसरा हो गया आरएनए। ठीक है, और क्वेश्चन उठता होगा कि आरएनए पहले आया कि डीएनए, तो बट ऑब्वियस आरएनए आया। ठीक है, क्योंकि आप लोग इवोल्यूशन में पढ़े होंगे आरएनए वर्ड हाइपोथेसिस, जिसमें आरएनए पहले आया और उसके बाद एक तरीके से धीमे धीमे डीएनए जो है एग्जिस्टेंस में आया। और इसके अलावा एक चीज़ और है राइबोजाइम एंजाइम, जिसमें आरएनए जो होता है वो कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म करता है। तो हम बोल सकते हैं कि आरएनए जो है एक तरीके से पहले आया और डीएनए जो है लेटर ऑन आया। तो ब्रीफ हिस्ट्री अगर देखा जाए तो इसको जो डिस्कवर जो किया गया था वो मिस्टर ने देखा था, 5 सेल से इसको आइसोलेट किया था। ठीक है, डीएनए को, और इसको जो जेनेटिक मटेरियल जो प्रूव किया गया था, ठीक है, ये आपका 1944 में किया गया था एवरी मैक्लेओड एंड मैकार्थी के थ्रू। ठीक है, तो ये भी एक्सपेरिमेंट हम लोग देखेंगे कि उन्होंने कैसे किया था और कैसे प्रूव किया था जेनेटिक मटेरियल। और इसका जो डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वॉटसन क्रिक ने जो प्रूव किया था वो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के थ्रू प्रूव किया था। ठीक है, वो भी हम लोग आगे चल के देखेंगे उन्होंने क्या क्या मॉडल प्रपोज किया था। बट अगर हिस्ट्री की बात करें तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर है पहले भी कुछ साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था, जैसे पॉलिन कॉरी ने किया था, ठीक है, और फ्रेजर ने किया था। तो उनका भी मॉडल हम लोग देख लें, पॉलिन और कॉरी का भी देखेंगे मॉडल कि वो डीएनए का स्ट्रक्चर कैसे उन्होंने प्रपोज किया था। फ्रेजर का भी मॉडल देखेंगे, और कैसे ये आपके जो क्या बोलते हैं कि वॉटसन क्रिक जो है, ठीक है, फाइनल एक देते हैं कि इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से हो सकता है। तो यहाँ पे ब्रीफ हिस्ट्री में जो है वो 3 कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा। पहला जेनेटिक मटेरियल को प्रूव करना, और दूसरा स्ट्रक्चर को प्रूव करना, और एक आपका हो जाएगा कि इसका जो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल जो प्रपोज किया था मेसेल्सन एंड स्टैहल ने, उसको भी हम लोग देखेंगे। क्लियर? चलो ये देखते हैं कि न्यूक्लिक एसिड का फंक्शन क्या होता है। तो ये बहुत ही वास्ट, मतलब एक तरीके से इसका एरिया है फंक्शन का, बट जो मेजर जो देखा जाता है इसका जो फंक्शन है वो क्या है आपका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि जो जेनेटिक कैरेक्टर्स होता है वो एक जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन तक मूव करना। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे इसके लिए एक टर्म यूज़ किया गया सेंट्रल डॉग्मा, जिसमें क्या होता है कि डीएनए जो है वो आरएनए बनाता है, आरएनए प्रोटीन बनाता है, या डीएनए एक तरीके से डीएनए भी बना सकता है। ठीक है, ये प्रोसेस होती है रेप्लिकेशन, ये होती है ट्रांसक्रिप्शन, और ये होता है ट्रांसलेशन। तो ये होल प्रोसेस जो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल डॉग्मा ऑफ लाइफ। तो ये तो बहुत ही मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का एक बड़ा सा पोर्शन हो जाएगा, बट हम लोगों को देखना है बायोकेमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो छोड़ते हैं इन सब चीज़ों को।
और हम लोग आते हैं कि इसका जो बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है न्यूक्लिक एसिड का, ठीक है, वो क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड का एक तरीके से पॉलीमर होता है और ये आपका डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। क्लियर। तो अगर हम ये बोलें कि न्यूक्लियोटाइड होता क्या है, तो ये आपका एक नाइट्रोजनस बेस होता है, ठीक है, नाइट्रोजनस बेस ATCGU, ठीक है, ये हम लोग देखेंगे। और इसके अलावा एक पेंटोज शुगर होता है, राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस, और एक फॉस्फेट होता है। तो यानी 3 चीज़ से मिलकर बना होता है, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट। और इसका फंक्शन तो मत कहिए, बहुत सारा है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड देखेंगे तो ये जो एक तरीके से बोल रहे हैं, जो नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है, वो आपका प्यूरिन और पिरिमिडिन में एक तरीके से बोल सकते हैं हम लोग, 2 प्रकार का होता है। प्यूरिन जो होते हैं वो 2 मेंबर्ड, एक तरीके से 2 रिंग वाले एक मेंबर्ड होते हैं। जैसे इसमें आता है आपका एडेनिन और ग्वानिन, और पिरिमिडिन में आपका आता है साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। एक चीज़ आप ध्यान देंगे कि जो इनका जो नाम है, केमिकल नाम है, एडेनिन को क्या बोलेंगे, 6 एमिनो प्यूरिन, ग्वानिन को 2 एमिनो 6 ऑक्सीप्यूरिन बोलेंगे, साइटोसिन को 2 ऑक्सी 4 एमिनो प्यूरिन बोलेंगे, और थायमिन को 2,4 डाईऑक्सी 5 मिथाइल पिरिमिडिन बोलेंगे, यूरेसिल को 2,4 डाईऑक्सी पिरिमिडिन। यानी कि इसमें देखो 2,4 डाईऑक्सी 5 मिथाइल, इसमें जो होता है ना 5 मिथाइल नहीं है। तो यानी कि एक तरीके से ये जो है ना इंटर कन्वर्टेबल हो सकते हैं। और इसीलिए आप देखेंगे कि डीएनए में क्या होता है, आपका थायमिन होता है, बट आरएनए में क्या हो जाता है, ये आपका यूरेसिल आ जाता है थायमिन के स्थान पे। तो सिंपली क्या होगा, इसका जो मिथाइल ग्रुप है ना, दैट विल बी रिमूव्ड एंड इट विल कन्वर्ट इनटू यूरेसिल। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग डीएनए पे, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड जो है वो 2 पार्ट में अगर मेजर हम लोग कर सकते हैं, आपका डीएनए और आरएनए, ठीक है। आरएनए के आगे चल के हम लोग देखेंगे कि एमआरएनए होता है, टीआरएनए होता है, आरआरएनए होता है, और इसके अलावा बहुत सारे और भी आरएनए जो प्रेजेंट टाइम पे डिस्कवर कर लिए गए हैं, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल देखेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो ऑन डीएनए, ठीक है। आते हैं डीएनए पे। ओके, तो ये जो डीएनए का जो मॉडल है, ठीक है, ये प्रपोज किया गया था वॉटसन एंड क्रिक ने। इन्होंने 1953 में प्रपोज किया था और उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1962 में, ठीक है। इन्होंने जो डीएनए का स्ट्रक्चर जो इलस्ट्रेट किया था वो किसके बेसिस पे किया था, एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक है, एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक पे किया गया था। लेकिन जो वॉटसन और क्रिक ने जो मॉडल प्रपोज किया था, उससे पहले डीएनए का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने के लिए 2 मॉडल और प्रपोज किए गए थे। तो सबसे पहले जो नाम आता है, जो डीएनए का स्ट्रक्चर जो प्रपोज किए थे, उनका नाम था पॉलिन एंड कोहरी, जो आपका प्रोटीन का स्ट्रक्चर मॉडल दिए थे, ठीक है, पॉलिन एंड कोहरी। इन्होंने आप देखेंगे कि अल्फा हेलिकल कन्फर्मेशन भी एक तरीके से दिया था। तो इनका ये मानना था ना कि जो डीएनए होता है, ठीक है, वो हेलिकल कन्फर्मेशन होता है, बट इसमें उन्होंने बोला ना कि इसमें 3 प्रकार के हेलिक होते हैं, मतलब एक डबल हेलिक नहीं, ट्रिपल हेलिकल कन्फर्मेशन होता है। पहला पॉइंट इन्होंने ये बोला था। दूसरा पॉइंट इन्होंने ये बोला था कि ये जो इसमें जो फॉस्फोरस होता है ना, वो क्या होता है, जो आपके जो ये हेलिक्स है, ठीक है, इसके पास होता है फॉस्फोरस, और जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो बाहर की तरफ होते हैं, मतलब दूर होते हैं हेलिकल कन्फर्मेशन से। तो इस पे वॉटसन और क्रिक ने जो अपना स्ट्रक्चर प्रपोज किया था, तो इस पे एक तरीके से अपना क्वेश्चन रेज किया था कि सर जी ये ऐसा हो नहीं सकता है। इन्होंने एक्सरे रिफ्रैक्शन के थ्रू बोला कि ये जो मॉडल है ना, वो उसमें डबल हेलिकल कन्फर्मेशन होती है, और इसमें जो आप बोल रहे हो ना कि फास्फोरस इसके पास होता है, वो थोड़ा सा दूर होता है, मतलब बाहर की तरफ होता है, और जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो इनसाइड होते हैं। इसके अलावा एक जो दूसरे साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रपोज किया था कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, डीएनए जो वो आपका क्या है, सेम बताया था कि मतलब डीएनए का जो फास्फोरस होता है बाहर होता है, और अंदर आपका नाइट्रोजनस बेस होता है और हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू अटैच होता है। बट इनका कोई सिग्निफिकेंट मतलब एक प्रूफ नहीं था, ठीक है।
तो लास्ट में जो वाटसन और क्रिक, ठीक है, इन्होंने इस चीज़ को एक तरीके से एक्स्ट्रा क्रिस्टलोग्राफी के थ्रू प्रूव किया और उन्होंने कुछ फैक्ट्स दिए कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा हो सकता है। तो इसके फैक्ट्स के जो जो पॉइंट्स हैं वो हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते चलेंगे कि उन्होंने क्या क्या किया था। ओके, तो ये फर्स्ट बोल रहे हैं कि ये जो था ना, ये बोल रहे हैं कि राइट हैंडेड डबल हेलिक्स कॉन्फॉर्मेशन है, ठीक है, और ये 2 पॉलीडिऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड चेन की होती है, ठीक है। ये एक तरीके से यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं राइट हैंडेड डबल हेलिकल कॉन्फॉर्मेशन होता है और जिसमें जो चेन होती है वो किसकी होती है, पॉलीडिऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड की। और ये बोल रहे हैं कि दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं क्या होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं। मतलब एक अगर 5 to 3 रन करेगा, 5 to 3 अगर रन करेगा तो दूसरा क्या होगा, 3 to 5 रन करेगा, यानी कि दोनों जो स्ट्रैंड है वो क्या है, एंटी पैरेलल है। तीसरा पॉइंट ये बोलते हैं कि जो विड्थ होती है, ठीक है, डायमीटर, ये इन्होंने कर रखा था कितना है, ये इन्होंने बोल रखा था कि ये 20 एंगस्ट्रॉम होता है। ये फैक्ट्स आप लोग पढ़े भी होंगे बहुत ज़्यादा। 20 एंगस्ट्रॉम इसकी विड्थ होती है या 2 नैनोमीटर बोल सकते हैं। और जो एक कंप्लीट हेलिकल कॉन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, एक कंप्लीट हेलिकल कॉन्फॉर्मेशन, उसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम। और एक कंप्लीट हेलिकल कॉन्फॉर्मेशन में 10 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो अब समझो कि 10 न्यूक्लियोटाइड मिलके 34 एंगस्ट्रॉम मतलब डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। तो एक न्यूक्लियोटाइड लगभग कितना करेगा, डिवाइडेड बाई 10 कर दो, आ जाएगा 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो 3.4 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो एक न्यूक्लियोटाइड अप्रॉक्सीमेट या 1 बेस पेयर जो होता है वो ट्रेवल करता है डिस्टेंस। अब ये 5th पॉइंट जो बोल रहे हैं कि ईच स्ट्रैंड ऑफ डीएनए हैज़ हाइड्रोफिलिक डीऑक्सीराइबोस फॉस्फेट बैकबोन, ठीक है, ऑन द आउटसाइड। देखो यही जो फ़र्क था ना, इसी पे इनका जो मेन जो कॉन्सेप्ट था वो अप्रूव्ड हुआ था। इन्होंने ये बोला था कि जो पहले के जो साइंटिस्ट थे, ठीक है, पॉलिन कोरी, उन्होंने ये बोला था कि फॉस्फेट जो ग्रुप होता है ना वो आपके जो हेलिकल जो कॉन्फॉर्मेशन होती है उसके पास होते हैं और नाइट्रोजनस बेस बाहर होते हैं। बट इन्होंने बोला कि ऐसा होता नहीं है, ये जो फॉस्फेट ग्रुप होता है ना वो बाहर की तरफ होते हैं और नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं इनसाइड होते हैं। तो ये एक तरीके से देखो पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है किधर होता है फिर, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि जो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, मतलब ये जो 2 चेन है, ठीक है, वो आइडेंटिकल नहीं है। क्या है वो, कॉम्प्लीमेंट्री। इसका मतलब क्या हुआ, सपोज दैट यहाँ पे ए है, टी है, सी है और जी है, तो इस पे क्या होगा, टी होगा, यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, यहाँ पे जी होगा, यहाँ पे सी होगा। यानी कि ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, इसका आइडेंटिकल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है द 2 स्ट्रैंड आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये तो पता है, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू ये जो चेन होती है वो अटैच्ड होती है। ए जो होता है टी से अटैच होता है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और सी जो होता है वो जी से अटैच्ड होता है, ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो इसी के बेसिस पे एक चारगाफ रूल बना था, ठीक है, वो भी हम लोग आगे देखेंगे। ये बोल रहे हैं कि जो जीसी बॉन्ड होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्गर होता है एटी से, तो बट अब इस पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है और इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो ये तो स्ट्रॉन्ग होगा ही होगा फिर। ये बोलें कि हाइड्रोजन बॉन्ड आर फॉर्म बिटवीन द प्यूरिन एंड पिरिमिडिन ओनली। तो प्यूरिन क्या होता है, प्यूरिन मैंने बताया था एडेनिन होता है, ग्वानिन, और पिरिमिडिन जो होता है ये आपका होता है साइटोसिन, थायमिन। तो ए जो है किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, टी के साथ बनाएगा, और जी जो है सी के साथ। तो ये बोले कि प्यूरिन जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड पिरिमिडिन के साथ बनाता है। ओके, नेक्स्ट ये बोल रहे हैं कि द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग ऑफ इंडियन ने प्रूव्ड, किसके थ्रू प्रूव्स होती हैं, चारगाफ रूल के अकॉर्डिंग गवर्न करती है। मतलब ये बोलते हैं कि ए जितना होगा उतना टी होगा, और सी जितना होगा उतना जी होगा, और इसी के बेसिस पे बहुत सारे मतलब फार्मूलेज बनाए गए और क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, वो भी हम लोग आगे चल के देखेंगे, ठीक। ये बोल रहे हैं कि लास्ट जो 10th पॉइंट है, द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कहाँ पे होती है, वन ऑफ द 2 स्टैंड, ठीक है,
जिसको क्या बोलते हैं, टेम्पलेट स्टैंड बोलते हैं। मतलब अगर मान लो कि ये डीएनए है, ठीक है, ठीक, ये डीएनए है, एक स्टैंड ये है और एक दूसरा स्टैंड ये है, तो इसी में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक में कंटेन होती है, और जिसमें कंटेन होती है उसको क्या बोलते हैं, टेम्पलेट। सपोज दैट ये टेम्पलेट है, तो इसका क्या होगा, एक तरीके से ट्रांसक्रिप्शंस होगा, और एक तरीके से जो mRNA बनेगा उसका सीक्वेंस क्या होगा, इसके जैसा होगा, ठीक है। यानी टेम्पलेट क्या होता है, एक तरीके से वो स्टैंड होता है जिसका ट्रांसक्रिप्शंस होता है। क्लियर। तो ये जो 10 पॉइंट्स थे वो हम लोगों ने देखा कि डबल हेलिक्स जो डीएनए होता है, ठीक है, उसके 10 पॉइंट्स या फीचर्स क्या क्या हैं। अब इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिटेल हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। तो ये हम यहाँ पे हम लोग देख ही लिए थे कि डबल हेलिकल कॉन्फॉर्मेशंस होता है, ठीक है। ये होता है आपका मेजर ग्रुप और ये होता है आपका माइनर ग्रुप। एक जो कंप्लीट सेट जो हेलिक्स होता है, यहाँ से अगर हम काउंट करेंगे, ठीक है, यहाँ तक, तो कितना होगा, यह 34 एंगस्ट्रॉम होता है, या इसको हम 3.4 एंगस्ट्रॉम भी बोल सकते हैं। और इसमें टोटल 10 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, यानी एक न्यूक्लियोटाइड्स का जो बेस पेयर होगा कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 0.34 नैनोमीटर या 3.4 एंगस्ट्रॉम। अब इसका जब हम लोग अंदर जूम करके डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे तो इनमें बॉन्डिंग कैसे होती है वो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो देखो ये क्या है ना, आपका एक 5 एंड है, तो ये बोलते हैं कि ये आपका राइबोज है, ठीक है। चलो यहाँ बना के हम देख लेते हैं इसको, ठीक है, ज़्यादा उसमें अच्छे समझ में आएगा। अच्छा फ्रेश एक पेज ले लेते हैं फिर। देखो यहाँ पे क्या होता है कि राइबोज होता है, एक राइबोज होता है, इससे मान लो नाइट्रोजनस बेस अटैच्ड है और ये आपका है राइबोज, और उससे 3 फॉस्फेट अटैच्ड होते हैं, ठीक है। तो जब नेक्स्ट इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे ना। न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, एक पेंटोज शुगर होता है, एक नाइट्रोजनस बेस होता है और फॉस्फेट होते हैं 3, तो ट्राईफॉस्फेट हो जाएगा। दूसरा जब न्यूक्लियोटाइड आएगा R और इसके साथ नाइट्रोजनस बेस है और 3 फॉस्फेट ऐसे अटैच्ड हैं, तो ये क्या करेगा ना, इसका राइबोज का जो 3rd प्राइम पे जो OH होता है उससे ये इंटरेक्ट करता है और फिर रिलीज करता है PPI, ठीक है, और एक तरीके से बॉन्ड जो फॉर्म करेगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो देखो यहाँ पे ये सेम चीज़ इसको दिखाया गया है। इसका जो 3 प्राइम है, इसका जो OH है वो इंटरेक्ट करता है इसके 5 प्राइम पे CH2 जो 3 मतलब फॉस्फोरस होता है, तो 2 फॉस्फोरस PPI के फॉर्म में बाहर निकलेगा और ये आपका बना देगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्लियर है। तो अगर ये 5 प्राइम है तो जो 3 प्राइम पे एक्सटेंशन होता रहता है, मतलब 3 प्राइम पे ही नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड जाके ऐड होगा, इसलिए इसको हम हमेशा जो एरो होता है ना वो इस तरीके से दिखाते हैं 5 to 3। व्हाट इज मीनिंग ऑफ दैट, डीएनए का जो एक तरीके से सिंथेसिस होता है ना वो 5 to 3 डायरेक्शंस में ही होता है। 3 डायरेक्शंस का मतलब क्या, 3 मतलब ये रिप्रेजेंट करता है जो राइबोज का कार्बन नंबर है वो, और ये भी क्या दिखाता है, राइबोज का कार्बन नंबर। यानी कि जो न्यूक्लियोटाइड जो ऐड होते हैं वो राइबोज के कार्बन नंबर 3 पे ऐड होते हैं, ठीक है। बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग इसकी स्टोरी है, और इसी से उसको एनालाइज साइंटिस्टों ने किया था, जिसमें से फर्स्ट थे वो थे सेंगर, ठीक है। और उन्होंने एक रीजेंट डेवलप किया जिसको हम लोग बोलते हैं सेंगर रीजेंट, जो कि डीएनए की सीक्वेंसिंग में हेल्प करता है, और उसका नाम क्या होता, 2,3 डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। यानी कि उन्होंने बोला ना कि अरे यार अगर यहाँ पे हम ना जो OH है इसको अगर ऑक्सीजन को निकाल दें, ठीक है, यानी इसको डाई डीऑक्सी राइबोज कर दें, डाई डीऑक्सी राइबोज बना दें, तो फिर क्या होगा, नेक्स्ट एक्सटेंशन हो ही नहीं सकता है। 5 to 3 डायरेक्शन में अगर न्यूक्लियोटाइड ऐड हो रहे हैं तो 3 प्राइम पे जो OH होता है ना इसी की वजह से होता है। तो अगर 3 प्राइम पे जो OH है इसको हम रिमूव कर दें या सिर्फ ऑक्सीजन हटा दें तो क्या होगा, वो एक्सटेंशन होगा ही नहीं। और फिर बहुत ही एक रिवोल्यूशन आया जिसको हम लोग बोलते हैं डीएनए सीक्वेंसिंग मेथड डेवलप्ड बाय सेंगर यूजिंग डाई डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड। एनीवे दैट इज़ दूसरा हो जाएगा डायरेक्शन, हम लोग इस पे आते हैं, फोकस करते हैं, ठीक है। तो ये इसलिए हम लोग बोलते हैं 5 to 3 डायरेक्शंस में एक तरीके से इस चीज़ का होता है। तो यहाँ पे देखो फिर क्या है, ये एडेनिन है, ये तो एक चेन हो गई ना, ये अगर इसको हम कंसीडर करेंगे तो ये एक चेन हो गई, ये हो गया 5 एंड और ये हो गया 3 एंड।
3 एंड हमेशा फ्री होता है OH वाला जो है, और इस पर एक तरीके से एक्सटेंशन होता है। तो दूसरा जो स्टैंड होगा वो क्या होगा 5 to 3, मतलब ये अगर इस तरह जा रहा है तो ये इस तरीके से जाएगा। और ये देखेंगे कि अगर ये एडेनिन है तो इसमें यहाँ पे जो T होगा ना, इसके साथ ये बॉन्ड फॉर्म करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे एक तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि जो थायमीन है वो एडेनिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करती है। और हाइड्रोजन बॉन्ड देखो उसमें भी हम लोग देखे थे ना, क्या बोलते हैं कि प्रोटीन वाले स्ट्रक्चर में भी हम लोग देखे थे। तो जो ऑक्सीजन होता है, ठीक है, वो क्या करता है, एक तरीके से हाइड्रोजन को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। और ये हाइड्रोजन किसका होगा, नाइट्रोजन के पास जो हाइड्रोजन होगा उसको अटैच करेगा। और ये जो C के पास डबल बॉन्ड है उसके, तो इनके बीच में ही हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ये सेम चीज़ है, उसमें भी आप लोग देखेंगे प्रोटीन में भी, और इसमें भी ये चीज़ देख रहे हैं, ठीक है। तो थायमीन का देखोगे, इसका जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन है वो एडेनिन के नाइट्रोजन के साथ एक तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। और अगेन इसका जो कार्बन ऑक्सीजन है वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है उसके बीच में एक तरीके से डबल बॉन्ड बनाएगा। तो ये एक कॉमन है। इसमें देखेंगे T जो है A के साथ डबल बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, बहुत बच्चे बोलते हैं कि डबल बॉन्ड है। अरे भैया, डबल बॉन्ड होगा तो दिक्कत हो जाएगी, मतलब डबल बॉन्ड इसको नहीं बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। 2 हाइड्रोजन बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। और इसमें भी 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो कलेक्टिवली देखेंगे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर एज कम्पेयर टू 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। चलो आ जाते हैं चारगॉफ रूल पे। चारगॉफ रूल ये बताता है कि चूँकि बेस इन्होंने देखो, ये अरविंद चारगॉफ जो थे 1940 में, ठीक है, इन्होंने सब चीज़ समझा कि भाई जब A T के इक्वल है और C G के इक्वल है, ठीक है, तो अगर एक किसी DNA में जितना A होगा उतना T भी होगा। इमेजिन करो यहाँ पे कि एक DNA है, ठीक है, इसमें हमने बोला कि भैया चलो 20 जो है एडेनिन है। तो अब बोलेगा तुम साइटोसिन का अमाउंट बता दो कितना होगा, परसेंटेज बता दो। अगर हम बोलें कि एडेनिन का परसेंटेज 20 है, एडेनिन 20% है, तो साइटोसिन का कितना परसेंट होगा। तो सिंपल सा आप बोलोगे यार एडेनिन अगर 20% है तो एडेनिन के साथ जो थायमीन होगा वो भी 20% ही होगा। अब ये कितने हो गए टोटल मिलके 40% हो गए। तो रेस्ट बचा कितना 60%। तो 60% जो होगा उसमें वो क्या होंगे, C और G दोनों होंगे, ठीक है। तो C और G यानी कि एक तरीके से अगर 60% है तो G अकेला कितना होगा 30% ही होगा, 30% ही होगा। मतलब इसी टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे MCQs में। तो इसी को आगे पीछे करके बहुत सारा उन्होंने इक्वेशन डिराइव किया था। अब बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ प्यूरिन एडेनिन ग्वानिन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पिरिमिडिन। भैया ये तो सही है। फिर अगर मान लो कि हम बोलें कि A T से बॉन्ड कर रहा है और C G से कर रहा है, ठीक है, तो इसको जब जोड़ोगे, ठीक है, तो यह क्या 50% तो होगा ही होगा, या इसको जोड़ो तो 50% होगा ही होगा एक तरीके से। जैसे इसी में देख लो, ठीक है, इसका कितना 20% है और इसका 30%, तो ये कितना हो गया 50% और ये भी 50%। यानी इससे कंक्लूजन ये समझ में आ रहा है कि जो प्यूरिन है एडेनिन ग्वानिन दैट विल बी इक्वल टू साइटोसिन एंड थियामिन। तो इसका रेशियो क्या होगा 1 ही आएगा। तो A प्लस G अपन इसको बोलेंगे C प्लस D, ये क्या होगा एक ही आएगा हमेशा, क्योंकि अगर मान लो ये 50 हुआ तो ये भी 50 आएगा, हमेशा एक ही आएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, इससे क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। एक चीज़ और इंटरेस्टिंग यहाँ पे थोड़ा सा देखने को मिल जाएगी। हमने ये बोला कि इसी का एग्जांपल ले लो, जैसे मैंने बोला कि A क्या है 20% है, तो T क्या होगा 20% होगा, यानी टोटल 40%। और ये G और C इतना, ये कितने हो रहे हैं 60%। तो अब आप ये समझो कि अगर 40% A और T वाले बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, ठीक है, और 60% C और G वाले बॉन्ड है, तो कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। डीनेचुरेशन मतलब अगर करा रहे हैं तो किसको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसको बटा बेस, क्योंकि इसके पास जो GC कंटेंट है वो ज़्यादा है। तो ये भी आपसे पूछ सकता है ना कि AT कंटेंट और GC कंटेंट, ये वाले जो DNA होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ठीक है। तो जो GC कंटेंट वाले DNA होते हैं उसका जो TM होता है ना, मेल्टिंग टेम्परेचर, आगे चल के हम लोग देखेंगे, वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू AT। और ये कहीं ना कहीं जो आर्की बैक्टीरिया और पहले वाले जो बैक्टीरिया थे,
या एक तरीके से जो हॉट टेम्परेचर्स पे रहते हैं या एक्सट्रीम कंडीशंस पे रहते हैं, तो उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसमें जो टीएम वैल्यू होती है उसकी हायर होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मान लो टीएम वैल्यू कम है तो लोअर टेम्परेचर पे भी डीएनए उसका डीनेचर हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा, टीएम वैल्यू हायर करने के लिए जीसी कंटेंट जो होता है वो ज़्यादा होता है। क्लियर? तो चारगाफ रूल भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा डिटेल। कोई क्वेश्चंस डाउट होगा तो हमसे डिस्कस कर लीजिएगा क्या होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि वेरियस टाइप के जो डीएनए हैं उसके बारे में पूछ दिया जाता है। तो ये जो नॉर्मल जो डीएनए हम लोग स्टडी करते हैं वो आपका बी डीएनए होता है। जेड डीएनए उल्टा हो जाता है, थोड़ा सा लेफ्ट हैंडेड हेलिकल होता है, ये राइट हैंडेड हेलिकल कॉन्फर्मेशन होती है। और ए डीएनए उससे भी थोड़ा सा मतलब चेंज होता है। तो देखते हैं कि बिल्कुल पहले हेलिकल डायमीटर में देखते हैं क्या होता है। बी डीएनए जो होता है राइट हैंडेड 2.37 होता है लगभग, और इसका देखेंगे थोड़ा सा कम, थोड़ा सा ज़्यादा होता है ए डीएनए का 2.5। इसका तो बहुत ही कम हो गया, ठीक है। हेलिकल कॉन्फर्मेशन 1.84 नैनोमीटर्स है। डिस्टेंस पर ईच कंप्लीट टर्म 3.4, मतलब एक कंप्लीट जो होगा, एक अगर मान लो इस तरीके से हम लोग बोल रहे हैं ना, अरे ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ से लेके, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट सेट अगर हम लोग देख रहे हैं तो इसमें कितना था, 34 एंगस्ट्रॉम था या 3.4 नैनोमीटर था। यानी 10 न्यूक्लियोटाइड का डिस्टेंस कितना था, 34 एंगस्ट्रॉम या 3.4 नैनोमीटर्स। तो ये बोल रहे हैं कि इसमें देखो क्या हो जा रहा है, इसमें 3.4 है और इसमें कितना है 3.2 है, इसमें कम हो जाता है, इसमें देखो ज़्यादा एक तरीके से हो जाता है। तो ज़्यादा होने का मतलब क्या हो गया, जो नंबर ऑफ़ न्यूक्लियोटाइड्स है ना वो बढ़ जा रहे हैं। फिर यहाँ पे देखो रेस पर टर्न 0.34, इसमें 0.29, इसमें 0.37 है। और सबसे मज़ेदार चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी कि एक कंप्लीट टर्न में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, इसमें कितने होते हैं 11 होते हैं, और इसमें 12। तो देखो जब 12 करेंगे ना तो क्या होगा, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा रास्ते से थोड़ा सा इसका जो बैकबोन होता है। तो इसलिए इसको क्या होता है, जिग-जैग स्ट्रक्चर अटेंड करता है, और इसलिए इसका नाम पड़ गया जेड डीएनए, ठीक है। तो ये एक्चुअली डिफरेंसेस हैं, और भी सारे डिफरेंसेस हैं, आप लोग इस चीज़ को देख लीजिएगा। ये आप लोग स्टार्टिंग से ही देखे होंगे इसमें क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है डीनेचरेशंस। डीनेचरेशंस में एक तरीके से हम लोग बोलते हैं लॉस ऑफ हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज नोन एज डीनेचरेशंस। और इसको डीनेचर करने के लिए हम क्या देंगे, टेम्परेचर देंगे, ठीक है। तो जो एक मेल्टिंग टेम्परेचर होता है टीएम, उसको हम लोग बोलते हैं। अच्छा, मेल्टिंग का मतलब क्या होता है, मेल्ट हो जाना, ठीक है। और डीनेचर होने का मतलब क्या होता है, अलग अलग हो जाना। तो डीनेचरेटर और मेल्टिंग में अंतर है। मेल्टिंग क्या है ना कि हाफ डीनेचरेशन बोल सकते हैं एक तरीके से। क्लियर? देखो यहाँ पे बोला है मेल्टिंग टेम्परेचर इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच हाफ ऑफ हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए लॉस्ट। मतलब हाफ जो होता है ना वो डीनेचर हो जाता है और हाफ बचा रहता है। तो अब ये बताओ, क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि हाफ अगर लॉस हो रहा है तो उसमें कौन सा बॉन्ड टूट रहा होगा, एटी के बीच वाला या जीसी के बीच वाला। अब बोलोगे सर एटी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और जीसी के बीच में 3 होता है, तो बट अब ये पहले टूटेगा, ठीक है। तो टीएम क्या हो गया, टीएम किसके थ्रू रेगुलेट होगा, इन दोनों के बीच, इन दोनों के जो अमाउंट होगा उसके बेसिस पे। अगर एटी का अमाउंट बहुत ज़्यादा है तो उसका टीएम क्या होगा, कम होगा। जीसी का अमाउंट ज़्यादा है तो उसका टीएम क्या होगा, एक तरीके से ज़्यादा होगा, ठीक है। और एक तरीके से जो एनर्जी है या हीट जो है वो ज़्यादा देनी पड़ेगी डीनेचर करने के लिए। तो यहाँ पे देखेंगे कि डीनेचरेशंस की वजह से होता क्या है। देखो डीएनए टाइटली कॉइल पैक्ड स्ट्रक्चर है, इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। जब इसको डीनेचर करते हैं तो ये क्या हो जाता है, एक्सपोज हो जाता है। एक्सपोज हो जाएगा तो इसका क्या होगा, एब्जॉर्बेंस इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। बट अब जैसे पहले इतना लाइट को रोक रहा था, अब इतना बड़ा हो गया एक्सपोज होके, तो बहुत सारी लाइट को रोकेगा, यानी इसका एब्जॉर्बेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। यानी डीनेचरेशन से जो एब्जॉर्बेंस होता है वो इंक्रीज होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपर क्रोमेसिटी। इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, हाइपर क्रोमेसिटी। यानी अगर डीएनए एक तरीके से डीनेचर हो रहा है तो उसका जो एब्जॉर्बेंस होता है 260 नैनोमीटर्स पे वो इंक्रीज हो जाता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हाइपर क्रोमेसिटी। यानी अगर देखो ये डीएनए है, ठीक है, अगर डीनेचर हुआ तो ओडी इसकी ज़्यादा आएगी, एब्जॉर्बेंस ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो अगर इसको हम रीनेचर करें, रीनेचर
मतलब रीनेचर का मतलब एक तरीके से जो सेपरेटेड स्टैंड है डीएनए के, वो अगेन कंबाइन होकर डीएनए बना ले। तो बट ऑब्वियस इसका एब्जॉर्बेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इस प्रकार अगर मान लो एक सोल्यूशन है, ठीक है, और उसमें डीएनए के स्टैंड है और ये डीएनए बना ले रहा है फिर, तो ये इफेक्ट जो एब्जॉर्बेंस जब कम हो जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, हाइपोक्रोमेसिटी। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाइपोक्रोमेसिटी कब देखने को मिलेगी, जब सिंगल स्टैंडर्ड जो डीएनए है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए बना ले। और हाइपरक्रोमेसिटी कब देखने को मिलेगी, जब डबल स्टैंडर्ड डीएनए सिंगल स्टैंड बना ले। क्वेश्चन यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि देखो 100 न्यूक्लियोटाइड का एक डीएनए है, दूसरा एक आरएनए है और तीसरा सिंपली न्यूक्लियोटाइड्स हैं, किसका एब्जॉर्बेंस सबसे ज़्यादा होगा, न्यूक्लियोटाइड्स का। उसके बाद इसका उससे कम इसका होगा और सबसे कम डीएनए का होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये टाइटली कॉइल पैक होगा, इसका एरिया लेस एक्सपोज होगा लाइट को एब्जॉर्ब करने का, ये इससे थोड़ा ज़्यादा होगा, एरिया को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा और ये मैक्सिमम होगा एक तरीके से, इसलिए इसकी एब्जॉर्बेंस ज़्यादा होगी, इसकी इससे कम होगी और डीएनए की इससे भी कम होगी, ठीक है। तो ये हम लोगों ने थोड़ा सा डीएनए के बारे में देखा, ठीक है, क्या है किस तरीके से। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये जो डीएनए का जो एक्सपेरिमेंट था ना, कि इस 2 एक्सपेरिमेंट हम लोग देखेंगे। एक तो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल मेसल्सन एंड स्टाल ने डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन यूज़ करके किस तरीके से किया था, सीजियम क्लोराइड यूज़ किया था डेंसिटी ग्रेडियंट। और दूसरा जो हम लोग देखेंगे कि कैसे ये देखा गया था कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना वो डीएनए होता है। तो इसमें हम लोग एक तो देखेंगे कंजुगेशन एक्सपेरिमेंट, स्टार्टिंग से देखेंगे कंजुगेशन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। उसके बाद एवरी मैकार्थी का एक्सपेरिमेंट देखेंगे और लास्ट में जो हर्शी चेस एक्सपेरिमेंट है ना, जो बैक्टीरियोफेज को यूज़ करके किया गया था, उसको हम लोग देखेंगे। और फाइनली 3 एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोग ये प्रूव करेंगे कि डीएनए जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है। तो आज बस इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इन चीज़ों को देखेंगे, अपडेट करेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है। बी सेफ फ्रॉम कोविड एंड टेक केयर।